तो अभी हम लोग जनरल एंट्री में ये एक जनरल एंट्री देखेंगे जो एक ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस जनरली डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होता है, लेकिन मैं उसमें से केवल उस एरिया को उठाया हूँ ट्रायल बैलेंस से जो सन्डी डेटर से और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से और बैड डेब्ट से रिलेटेड है। क्योंकि जनरल एंट्री में ये जो एंट्री होता है थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, तो इस पर हम लोग आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है। मैंने केवल ये 3 फिगर उठाया है: सन्डी डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स। ये तीनों का कैसे बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगा अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहे बैड डेब्ट्स ₹5,000 और दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स @10%। मान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ट्रायल बैलेंस के नीचे ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसमें लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स ₹5,000, एडिशनल बैड डेब्ट्स ₹5,000। यहाँ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 3,000 बैड डेब्ट्स, लेकिन ईयर क्लोज होने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, बैड डेब्ट्स जो है अपना 5 ईयर और हो चुका है, तो ये 5 ईयर एडिशनल इंफॉर्मेशन। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया 10%। इधर ट्रायल बैलेंस में जो था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, 10,000 है। ये क्रेडिट साइड में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग जनरल एंट्री करेंगे बैड डेब्ट्स का। बैड डेब्ट जो 5,000 है उसका, तो बैड डेब्ट्स का एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स क्या है, जो डेटर हमारा खराब हो गया, जो मिलने वाला नहीं है, जिससे रिकवरी अब नहीं हो सकता है, जो बोल दिया है कि हम तो पैसा देंगे ही नहीं, मैं तो कंगाल हो गया, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, और आप मान लिए हैं कि अब उससे पैसा आने वाला है नहीं, तो वो क्या होता है, बैड डेब्ट्स होता है। तो बैड डेब्ट्स क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, इसलिए इसको डेबिट किया गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और किसके अगेंस्ट में, तो सन्ड्री डेटर, डी सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर मेरा अब वो रिकवर होने वाला नहीं है 5,000 से। तो डेटर क्या होता है, डेटर डेटर करेंट एसेट होता है जो बैलेंस शीट में दिखता है। तो डेटर अब मेरा 5,000 से कम हो गया, तो डेटर एसेट होता है, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। ठीक है, पहला एंट्री हो गया। दूसरा क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स @10% अगेंस्ट डेटर। तो डेटर के सामने प्रोविजन किया गया कितना का, 10% का। पहले ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन किया गया था 10,000 रुपये का। अभी लगा कि नहीं, 10,000 से काम नहीं चलेगा, हमको 10% प्रोविजन करके चलना पड़ेगा जो डेटर है उसमें से। तो डेटर अब कितना बच गया, 2,05,000 था, और ये 3,000 तो अकाउंटिंग पीरियड में ही 3,000 राइट डेटर खत्म हो चुका था। तो ये 2,05,000 में ये 3,000 नहीं है, लेकिन ये 2,05,000 में ये 5 ईयर है। तो अब ये 5 ईयर माइनस करेंगे क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये दोनों एडिशन किया गया है। तो ट्रायल बैलेंस में जब तक बना था तब तक तो ये बैड डेब्ट हो चुका था 3,000 का। तो ये 2,05,000 में 3,000 इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये 5 ईयर इसमें इंक्लूड है। जो एडिशनल बैड डेब्ट है ये खत्म हो चुका है, कंफर्म है कि ये 5 ईयर मिलने वाला नहीं है। तो 2,05,000 में से 5 ईयर निकाल देंगे तो बचा कितना, 2 लाख। 2 लाख पे 10% चार्ज करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। 2 लाख पे 10% मतलब 20,000।
ठीक है। तो अब इसका हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि जनरल एंट्री के बाद क्या होता है, लेजर में पोस्टिंग होता है। लेजर में पोस्टिंग कहाँ कहाँ से होता है, जनरल एंट्री से ही होता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा जनरल एंट्री हम लोग बनाएंगे, तो जितने डेबिट और क्रेडिट हुआ है हर एक एंट्री में, वो सब डेबिट उसका लेजर बनाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि बैड डेट्स यहाँ भी है बैड डेट्स यहाँ है तो दो लेजर बनाएंगे, एक ही लेजर बनाएंगे बैड डेट्स का, और जहाँ जहाँ बैड डेट्स है सभी सब उस लेजर में हम लोग डेबिट और क्रेडिट में देखेंगे कि किस साइड जाने वाला है। तो यहाँ बैड डेट्स का एक लेजर बनाएंगे। पहले एक ये भी देखते हैं कि यहाँ सन्डी डेटर लिखा हुआ है और यहाँ भी सन्डी डेटर लिखा हुआ है जनरल एंट्री में, तो एक सन्डी डेटर का लेजर भी बना लेते हैं। यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज। तो सन्डी डेटर का लेजर बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है डेबिट साइड में सन्डी डेटर 2,05,000। ठीक है। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो नेचर समझना होता है कि वो जो जिस चीज का हम लेजर बना रहे हैं वो एक्सपेंस वाला नेचर का है कि एसेट वाला है कि इनकम वाला है कि लायबिलिटी वाला है। तो सन्डी डेटर का नेचर क्या है, कौन से हेड में जाने वाला है, ये एसेट वाला है, करंट एसेट का नेचर का है। तो जब भी एसेट रहेगा ना, तो जब हम लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस में वो दिया रहेगा तो उसको हम लोग BD/CD के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ सन्डी डेटर 2,05,000 दिया हुआ है तो यहाँ टू बैलेंस BD लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना, 2,05,000। यहाँ डेबिट साइड में क्यों लिखे हैं, क्योंकि सन्डी डेटर जो है एसेट, इसका नेचर क्या है, करंट एसेट। तो एसेट जो होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखा गया है। अगर ये इनकम नेचर का होता है, ये इस हेड से पता चलता है कि ये इनकम है। और कैसे पता चलता है, अगर इनकम रहता तो इधर क्रेडिट साइड में लिखा गया रहता, लायबिलिटी रहेगा तो क्रेडिट साइड में लिखा गया रहता ट्रायल बैलेंस में। तो हम इसको इधर लिखते हैं बाई बैलेंस BD। तो ये एसेट है इसलिए टू बैलेंस BD। ओपनिंग में रहेगा तो टू बैलेंस BD, क्लोजिंग रहेगा तो बाई बैलेंस CD। उसी तरह अगर ओपनिंग में इनकम या लायबिलिटी रहेगा तो बाई बैलेंस BD, और इनकम या लायबिलिटी क्लोजिंग रहेगा तो टू बैलेंस CD। ठीक है। तो यहाँ हमको ओपनिंग पता चल गया 2,05,000 का। अभी इसमें हम लोगों को चेंजेस करना है 2,05,000 में, इसलिए इसको ओपनिंग लिखेंगे, चेंज करने के बाद हमारा क्लोजिंग रिजल्ट आएगा। तो यहाँ सन्डी डेटर जनरल एंट्री में है। ठीक है। तो एक और एक करते हैं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का भी लेजर बना लेते हैं, क्योंकि इस जनरल एंट्री में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी है। प्रोविजन फॉर DOU, बैड डेब्ट्स का लेजर बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओपनिंग के है इसको लिखेंगे बाई बैलेंस BD कितना, 10,000। यहाँ बाय डेब्ट्स डेबिट साइड में लिखा हुआ है, खर्चा है इसलिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो यहाँ टू बैलेंस BD। ठीक है।
ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में है, इसलिए यहाँ डेबिट साइड में, यहाँ भी डेबिट साइड में, यहाँ भी। ये क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्रेडिट साइड में यहाँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में। ठीक। अब जनरल एंट्री से पोस्टिंग करेंगे। तो जनरल एंट्री में क्या है, बाय डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर। तो यहाँ सन्डी डेटर का लेजर हम लोग बनाए हैं। सन्डी डेटर इस एंट्री में क्या है, क्रेडिट साइड में है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इसके लेजर में क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या जाएगा, तो सन्डी डेटर के लेजर में सन्डी डेटर तो जाएगा नहीं, ये बैड डेट्स जाएगा। बाय बैड डेट्स कितना, 500। अब इधर कहीं सन्डी डेटर है नहीं, दूसरा एंट्री में सन्डी डेटर नहीं है। ठीक है। और ये सन्डी डेट, अब बैड डेट्स, ये सन्डी डेटर के लेजर में लेते हैं बैड डेट्स, और बैड डेट्स का भी लेजर है यहाँ पे। तो यहाँ बैड डेट्स डेबिट में है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है। तो इतना तो मालूम चल गया कि डेबिट साइड में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ डेबिट है बैड डेट्स। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सन्डी डेटर लिखेंगे। ये पहला एंट्री का पोस्टिंग खत्म हो गया, बैड डेट्स के लेजर में पोस्टिंग हो गया, और सन्डी डेटर के लेजर में पोस्टिंग हो गया। पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री में देखेंगे, दूसरे एंट्री में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, तो बैड डेट्स का लेजर ये है, और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट है, मतलब डेबिट साइड में लिखना होगा। क्या लिखना है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ₹20,000 बैड डेट्स के लेजर में पोस्टिंग हो गया। अब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है क्रेडिट में, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ है, और क्रेडिट साइड में लिखना है, मतलब इधर लिखना है। तो क्रेडिट साइड में बाई बाई खुद से लिखना होता है, और उसके बाद बैड डेट्स लिखना होता है। यहाँ पे बैड डेट्स है, इसलिए बैड डेट्स लिखेंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट है, तो क्या लिखेंगे, बैड डेट्स। ओके। तो ये अपना दो ही एंट्री था, दोनों एंट्री हम लोगों ने कर दिया, पोस्टिंग भी कर दिया लेजर में। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ 2,05,000 है, यहाँ 5,000 है, तो 2,05,000 में से 5,000 निकल गया, तो मेरा क्लोजिंग सन्डी डेटर कितना हो गया। तो क्लोजिंग जब करेंगे तो बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे। क्लोजिंग में सीडी लिखते हैं, ओपनिंग में बीडी लिखते हैं। कितना, 2 लाख। तो यह 2,05,000 इधर भी, 2,05,000 इधर भी बराबर। अब यहाँ जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 10,000, ये प्रोविजन किया था, प्रोविजन किया हुआ था। इस ट्रायल बैलेंस को देखने से पता चल रहा है कि प्रोविजन किया हुआ है कि 10,000 तो मेरा डेटर और जाएगा ही जाएगा। 3,000 तो ऑलरेडी जा चुका है, और 10,000 तो जाएगा ऐसा लगा। लेकिन साल क्लोज होने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला कि 10,000 नहीं, जो आपका डेटर बचेगा ना उसका 10% जाने वाला है। मतलब ये ओपनिंग था, अब क्लोजिंग निकल के कितना आ गया, क्लोजिंग निकल के आ गया 10% डेटर का। तो डेटर कितना है, 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000। मतलब यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्लोजिंग अगर हम लिखना चाहें तो बाई बैलेंस सीडी हम लिख सकते हैं कितना, 20,000। क्यों, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि ये जो बैडेट्स आप डाल के रखे हो ना ट्रायल बैलेंस में, वो 10,000 नहीं, जो आपका डेटर है आज के डेट में उसका 10% प्रोविजन मान के चलो। तो 10% आ गया 20,000। तो ये मेरा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकल के आ गया। ठीक है, और इस एंट्री के थ्रू ये आया था। अब इधर जो बैड डेट्स का अकाउंट जो होता है, इसको ट्रांसफर करना होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में।
ये बैड डेब्ट्स अकाउंट्स को ट्रांसफर करना होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में। मान लीजिए अगर कोई इनकम है, रेंट का इनकम है, कैश कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट तक मान लीजिए किसी ने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, लेकिन बोला जा रहा है कि ये जो रेंट का इनकम है ना उसको ट्यूशन फी में ट्रांसफर कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगा, जो रेंट हम लोग क्रेडिट किए थे उसको डेबिट करेंगे ताकि रेंट का इनकम खत्म हो जाए। एक बार क्रेडिट हुआ था कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, अब इसको ट्रांसफर करना है ट्यूशन फी में। तो एक बार देखते हैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, मान लीजिए 500। अब इसको बोला जाए कि रेंट में गलत एंट्री किया है या रेंट से ट्रांसफर कर दो ट्यूशन फी में, तो इसका एंट्री क्या करेंगे, इस रेंट को खत्म करने के लिए रेंट को खत्म करने के लिए हम लोग इसको डेबिट कर देंगे या टू ट्यूशन फी कर देंगे। कितना, 500। अब देखा जाए तो यहाँ रेंट डेबिट और रेंट क्रेडिट कैंसिल हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी आ गया। ठीक, तो उसी तरह यहाँ भी ऐसा ही एक कंसेप्ट है कि इस बैड डेब्ट्स को जो है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर कर देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स ये डेबिट है, इतना डेबिट साइड में है, तो इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा, टू बैड डेब्ट्स लिखना पड़ेगा, टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स लिखना पड़ेगा। और ट्रांसफर कितना किस में करना है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, 28,000। तो यहाँ पे एक और एंट्री क्रिएट हो गया, तो अब इसका एंट्री इसका पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ बैड डेब्ट्स है, यहाँ भी बैड डेब्ट्स है, तो यहाँ क्रेडिट है बैड डेब्ट्स में, तो ये तो पता चल गया कि इस लेजर में बैड डेब्ट्स के लेजर में क्रेडिट साइड में ही जाएगा, क्या जाएगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जाएगा, बाय लिखना होगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, 28,000। ये 28,000, ये 28,000 मैच हो गया। अब ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, यहाँ पे डेबिट है, तो इसको लेजर में ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के अकाउंट में। तो यहाँ डेबिट है तो डेबिट साइड में ही जाएगा, क्या जाएगा, टू बैड डेब्ट जाएगा। कितना, 28,000। 28,000, तो ये बीच का जो डिफरेंस हो गया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बाय पीएल अकाउंट कितना हो गया, ये 20 से 20 हो गया, 18 में से 10 18, ये भी मैच हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, 18,000 जाएगा। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इस एंट्री का हम देखें अगर ये एंट्री, तो प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर इस एंट्री को हम लोग सेट करें, यहाँ पर बाई पीएल लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर बोलते हैं, इसका मतलब टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट में है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखा गया 18,000। ठीक, तो अब पीएल में इसका ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 18,000। मतलब पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,000 जाएगा, ये फिगर उठ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और अगर बैलेंस शीट में देखें क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा,
बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर कितना है अपना, सन्नी डेटर 2 लाख, डेटर कितना है 2 लाख, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहाँ पे लेस लिखेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिखेंगे, कितना 20,000, तो यहाँ पे कितना 1,80,000 जाएगा डेटर। डेटर में से डेटर 2 लाख है यहाँ पे, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो अपना क्लोजिंग प्रोविजन निकल के आया है 20,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन से 20,000 का जो क्लोजिंग निकल के आया है वो डाउटफुल डेब्ट्स में से 10,000 के बजाय 20,000 हो जाएगा, तो नेट अपना डेटर कितना रहेगा 1,80,000। अगर इसी को ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पे हम लोग 2 लाख लिखेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ 20,000 लिखेंगे, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर इतना नहीं करना है, या तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया डेबिट और क्रेडिट, जनरल एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और लेजर में ट्रांसफर करके कैसे निकाला जाएगा। अगर इतना नहीं करना है तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, 3,000 अपना बैड डेब्ट है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, 5,000 एडिशनल दिया हुआ है, तो कितना हो गया 8,000, और बोल रहा है कि 20,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है 20,000 नए वाला रखने के लिए, तो 20,000 हम ऐड कर देंगे और तो कितना हो गया 28,000, ठीक है 28,000 हो गया। अब इसमें से पुराना वाला डाउटफुल डेब्ट माइनस कर देंगे, कितना 10,000, तो 18,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 18,000, तो ये 18,000 यहाँ आ गया, और डेटर में से ये 5,000 निकल जाएगा और ये 20,000 निकल जाएगा। 20,000 तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बैलेंस शीट में दिखेगा और ये 5,000 बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दिखेगा। तो अगर इतना सारा जर्नल एंट्री के माध्यम से नहीं बनाना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट डाल सकते हैं बिना ये सब किए हुए, लेकिन अगर कंसेप्ट को समझना है, डेबिट क्रेडिट के माध्यम से हम लोगों को हर काम डेबिट क्रेडिट में करना है, तो हम लोग के लिए समझना भी जरूरी है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक दूसरा ऐसा ही एक दूसरा जो एंट्री है जनरल एंट्री वो करके देखते हैं। आज हम लोग जनरल एंट्री पर चर्चा करेंगे। तीन जनरल एंट्री के लिए मैंने ट्रांजैक्शन ले रखा है। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है पहला, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, और तीसरा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर से रिलेटेड है। तो पहला एंट्री जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसमें सैलरी हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी एट द रेट 20,000 per month. Salary for the month of March has not yet been paid. Accounting year is financial year. Accounting year is financial year, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को एंड होता है। तो इसमें 11 मंथ का सैलरी जो है पे किया हुआ है अप्रैल से फरवरी तक, मतलब मार्च का नहीं दिया हुआ है 20,000, ठीक है। तो इस तरह का एडजस्टमेंट जनरली एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है, बैलेंस शीट के नीचे दिया रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, या फिर हम लोग कहीं ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसके बाद हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं सैलरी का। मान लीजिए कि मार्च महीने का किसी एम्प्लॉय का सैलरी नहीं दिया गया है और वो सैलरी बुक भी नहीं हुआ है मार्च महीने में
सैलरी दिए थे या नहीं दिए थे, सैलरी बुक हो जाना चाहिए था ताकि अपना फाइनेंशियल ईयर का जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्लियर निकल कर आए। लेकिन एक ऐसा एम्प्लॉय था जिसको 20,000 देना बाकी रह गया था और हमने उसको बुक भी नहीं किया था, तो बैलेंस शीट तो प्रॉपर नहीं दिखेगा, क्योंकि उस मार्च महीने का खर्चा था 20,000 उस फाइनेंशियल ईयर का, और उस फाइनेंशियल ईयर में 20,000 हमने बुक ही नहीं किया है। हमको ये पता चल रहा है मई महीने में, जब हम उसको एक्चुअल में 20,000 कैश दे रहे हैं, तो हम पीछे जाकर देखते हैं तो मार्च महीने में उसका हमने एडजस्टमेंट एंट्री नहीं ले रखा था, अकाउंटेंट ने एडजस्टमेंट एंट्री नहीं ले रखा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको मई महीने में पता चला जब हम उसको 20,000 दिए हैं, तो बैक डेट में जाके 31 मार्च को जाकर टैली में या जो भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, 31 मार्च को जाकर एक एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में O/S, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और या इसी को सैलरी पेएबल भी बोल सकते हैं। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी इसको लिखेंगे, और या इसी को सैलरी पेएबल भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, सैलरी में 20,000 का था, आउटस्टैंडिंग जो है कितना का, 20,000 का था। अगर ये एंट्री हम नहीं देते तो क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था मेरा 20,000 से प्रॉफिट ज़्यादा निकल कर आता है, लेकिन और जिसकी वजह से टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह से जब फाइनलाइजेशन करते हैं हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो हम लोग को इस तरह की एंट्री को एडजस्टमेंट करना होता है ताकि प्रॉफिट प्रॉपर निकल कर आए। तो अभी ये एंट्री जो सैलरी अकाउंट डेबिट लिखे हैं, क्या होगा, सैलरी एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी जो है एक्सपेंस है, तो ये कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड में दिखेगा सैलरी, ठीक, जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है या सैलरी पेएबल है, ये कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, लायबिलिटी साइड में। अगर ये एंट्री हम नहीं मारेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी सही निकल कर नहीं आएगा और बैलेंस शीट का लायबिलिटी भी सही निकल कर नहीं आएगा। तो इस तरह से एंट्री हम करेंगे। दूसरा एंट्री क्या है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए इसके हम लोगों ने क्रेडिट किया है। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। और सैलरी क्या है, सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और दूसरा एंट्री क्या है, फायर प्रीमियम ऑफ 5,000 पेड ऑन अ पॉलिसी विच विल एक्सपायर ऑन 30 सितंबर। हमने एक फायर इंश्योरेंस कराया है, कितने का, 5,000 का, 5,000 रुपये कराया है। कब कराया है, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2024 को, 1 साल के लिए कराया है। तो 1 साल के लिए कराया है अक्टूबर में, और फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हम लोग कैलेंडर ईयर नहीं लिए हैं, फाइनेंशियल ईयर लिए हैं, मतलब 1 अप्रैल से बिजनेस चालू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। तो उस साल से रिलेटेड जो खर्चा है वही हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखना चाहिए, अगले साल वाला अगले साल में दिखना चाहिए। तो जो हम अक्टूबर को पेमेंट किए हैं 5,000 का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना ही 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 6 महीना के लिए पेमेंट किए हैं। ये तो सितंबर तक है, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना जो अगले साल का हम पेमेंट किए हैं, ये तो प्री पेड एक्सपेंसेज हो गया, अगले साल का खर्चा हमने अभी कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को प्री पेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो अगले फाइनेंशियल ईयर का जो एक्सपेंस है वो हमने अभी कर रखा है। तो जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया है, तब हमें ये पता चल रहा है मई महीने में कि पिछले साल में हम लोगों ने जो 5,000
प्रीमियम दिया है तो वो तो 6 महीना का ही था पिछले फाइनेंशियल का, बाकी जो 6 महीना का था इस फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब 2,500 पिछले महीना का पिछले साल का था फाइनेंशियल ईयर का, और 2,500 जो है इस फाइनेंशियल ईयर का है, 25-26 का है 2,500। तो इसके लिए एंट्री क्या मारेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना, 2,500। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, करंट एसेट है। ये कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक्सपेंस है। ये क्या दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। और ये एंट्री कब मारेंगे, अगर हमें मान लीजिए मई महीने में पता चल रहा है अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद, तो 31 मार्च को जाकर हम ये एंट्री मारेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। क्यों मारेंगे, क्योंकि जब हम उस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में 5,000 जब दिए होंगे तो हम एंट्री क्या मारे होंगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, कितना, 5,000। ये एंट्री मारे होंगे, और उसी समय एक एंट्री ये भी मार दिए रहते तो तो अगले साल में सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मान लीजिए यही एंट्री मार के रखा गया है, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया तो मुझे पता चला कि 2,500 रुपया जो है तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया गया है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, तब 31 मार्च को जाकर एक प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, ये जो एक्सपेंस हमने बढ़ा रखा है 5,000 से, तो इसमें से 2,500 माइनस करेंगे। तो माइनस करने का मतलब क्या होगा, अगर एक्सपेंस को हम बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं, और उसको माइनस करते हैं घटाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो वही यहाँ पे 2,500 हमने घटा दिया, उसको टू इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया, तो ये कम हो गया 2,500 से। तो इसका इफेक्ट अब उस साल में ये 2,500 कम होने के वजह से अब 2,500 ही दिखेगा एक्सपेंसेज में, इंश्योरेंस प्रीमियम के लेजर में 2,500 ही दिखेगा। और यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 24-25 फाइनेंशियल ईयर में करंट एसेट के तौर पे 2,500 दिखेगा। जब 25-26 के जब फाइनेंशियल ईयर आएगा तो इस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे, और इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कर देंगे अगले साल के लिए 25-26 में, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 2 एंट्री हो गया। अब तीसरा एंट्री क्या है, A fire broke out on 30th March 2025 in the godown and a stock costing rupees 10,000 was destroyed. The insurance company admitted claim of 60% only. Accounting year is financial year. ठीक है, तो इसमें क्या है कि गोडाउन में फायर ब्रोक के वजह से अपना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया है, कितना, 10,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो उसका इंश्योरेंस था उस स्टॉक का, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम उसका 60% आपको दे देंगे, मतलब 40% का कंपनी को नुकसान हो गया, बिजनेस को नुकसान हो गया। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से 60% देने के लिए तैयार है कि आपका जो 10,000 का माल की क्षति हुई है उसका 60% हम आपको दे देंगे। तो अब इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी एंट्री हम लोग करते हैं तो एक बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करता है और दूसरा बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट की है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी की है तो बैलेंस शीट को अफेक्ट किया। फिर यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बैलेंस शीट को अफेक्ट किया। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट किया। कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो एंट्री है ये अलग तरह का है, इसमें 3
तीन जो है स्टेटमेंट अफेक्ट होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला एंट्री इसका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना से 10,000 से। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों किया है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है, परचेज रहता है, सेल रहता है, क्लोजिंग स्टॉक रहता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेज रहते हैं। तो जो परचेज रहता है वही तो स्टॉक रहता है ना, परचेज का ही, परचेज जो करते हैं उसमें से कुछ सेल कर देते हैं, जो बच जाता है वो स्टॉक हो जाता है। तो परचेज किया हुआ आइटम अपना नुकसान हुआ है जलने के वजह से, तो परचेज जो हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो परचेज डेबिट साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर जब ट्रेडिंग अकाउंट में जब लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो परचेज में से 10,000 माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस करेंगे 10,000 का। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हम इसमें से, आप पूरा इसको नुकसान मत मानो, 60% तो मैं आपको दूंगा ही। तो दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये कितने से 6,000, ये 4,000 टू लॉस ऑफ स्टॉक 10,000। तो ये ट्रेडिंग, ये जो एंट्री है ट्रेडिंग को अफेक्ट किया। और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी बोली है कि मैं 6,000 दूंगी, तो ये क्या जगह, ये बैलेंस शीट में चला गया क्योंकि ये करंट एसेट हो गया। जिससे भी पैसा लेना रहता है वो बैलेंस शीट में चला जाता है। बैलेंस जो भी बोलेगा कि मैं पैसा दूंगा तुमको, तो आदमी मेरे लिए एसेट हो गया और बैलेंस शीट में चला जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,000 से क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है तो यहाँ टू लॉस ऑफ स्टॉक 4,000 लिख देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे टू लॉस ऑफ स्टॉक 4,000। तो ये बैलेंस शीट में हो गया और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इसमें तीनों स्टेटमेंट को अफेक्ट किया करता है, इस तरह का जो एंट्री हम लोग बनाते हैं। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले जर्नल एंट्री। इसी तरह का जो जर्नल एंट्री का सीरीज चल रहा है इसमें और भी आगे हम लोग देखेंगे।